नमस्कार, लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंजीनियर राहुल कुमार राजवंशी आज फिर अपने एक राजस्थान के इतिहास के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास की। ठीक है, तो राजस्थान के इतिहास में हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट किए थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमने पहले मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था, आज हम मारवाड़ के राठौर वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, मेवाड़ के राठौर वंश का इतिहास पढ़ेंगे आज। ठीक है, इनको सूर्यवंशी हिंदू कहा जाता था और सूर्यवंशी हिंदू इनको माना जाता था। राठौर की उत्पत्ति, राठौरों की जो उत्पत्ति है वो दक्षिण भारत में और कन्नौज में, देखिए दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट से और कन्नौज में गहेड़वाल। ठीक है, इनसे यहाँ इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है फ्रेंड्स। तो राठौर वंश के मैं आगे पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको ये बता दूं कि हम पूरा राजस्थान जी के जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है ना, आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, सारा कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये क्लास आपके लिए सारे कंपटीशन स्टेट लेवल के, राजस्थान स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे रीट हो, चाहे वो जेईएन का हो, ठीक है, सारे एग्जाम में बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, और अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको मुझे लिखकर आप बता सकते हो, और आपको जो टॉपिक पे वीडियो और बनवानी है तो वो भी मुझे आप बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको देखिए, अब बात करते हैं हम राव सिंहा की। तो राव सिंहा की बात करते हैं तो ये राठौर थे। ठीक है, ये संस्थापक थे। ये पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए 1240 में, कब? 1240 में। कब फ्रेंड्स? 1240 में कन्नौज से मारवाड़ आया। राव सिंहा ने पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए, किन की सहायता के लिए आया? पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता से 1240 में कन्नौज से कहाँ पे आया? मारवाड़ में। ठीक है, इसने राजधानी किसकी थी? खेड़, जो कि अब कहाँ पर है? बाड़मेर में। ठीक है, छतरी उसकी कहाँ बनी हुई है? बीठू में, जो कि कहाँ पर है? पाली में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर बनी हुई छतरी? बीठू में। ठीक है, और जो कहाँ पर है? पाली में। राजधानी क्या है इसकी? खेड़, और खेड़ कहाँ पर है? वर्तमान में बाड़मेर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बात करें दूहड़ की। दूहड़ था जो अपनी कुल देवी नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लाया था। किसकी मूर्ति लेके आया था कर्नाटक से? नागणेची माता की मूर्ति, जो इसकी क्या थी? कुल देवी थी। मंदिर कहाँ बनवाया? नागाणा, बाड़मेर में। नागाणा का मंदिर कहाँ बनवाया इसने? बाड़मेर में। अब बात करते हैं मल्लीनाथ की। देखिए मल्लीनाथ की बात करते हैं, लेकिन मल्लीनाथ की बात करने से पहले ये बता दूं आपको, ये आपके हम मल्लीनाथ को और ज़्यादा पढ़ेंगे किसमें? जब हम आपको लोक देवता कराएंगे। ठीक है, इसके बारे में। तो मल्लीनाथ जी थे, तो राजधानी इन्होंने क्या थी? मेवानगर, जो कि कहाँ पर है? बाड़मेर में। ठीक है, और मल्लीनाथ जी राजस्थान के लोक देवता हैं। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, राजस्थान के क्या है? लोक देवता है। मल्लीनाथ जी ने के कारण बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता था। अब आपको कोई ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि मल्लीनाथ जी के कारण ही बाड़मेर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मालानी। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मालानी। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, गणगौर पर गीदौली का गीत गाया जाता है। गणगौर पर क्या गाया जाता है? गीदौली का गीत गाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि गणगौर पर कैसा गीत गाया जाता है? गीदौली का गीत गाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट होगी, आगे हम बात करते हैं चूना की। तो देखिए चूना, प्रतिहार इंद्र शाखा, प्रतिहार शासकों ने चूना से अपनी राजकुमारी की शादी की तथा मंडोर दहेज में दिया था। देखो, चूना को प्रतिहार शासकों ने किया, चूना की शादी अपनी राजकुमारी से कर दी और मंडोर को क्या कर दिया? दहेज में दे दिया। इसके बाद राजधानी मंडोर बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, मंडोर की राजधानी क्यों बनी? क्योंकि मंडोर को क्या दे दिया था? दहेज में दे दिया था। किसको? चूना को, इसलिए मंडोर राजधानी बना। अब बात करते हैं जोधा की। तो देखिए जोधा की बात करें तो 1459 में जोधपुर की स्थापना की। जोधा ने क्या किया? 1459 में जोधपुर की स्थापना कर दी। यहाँ मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। किस किले का निर्माण करवाया? मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। इस किले की नींव करणी माता ने लगाई। इस किले की नींव लोक देवी करणी माता, ठीक है, उन्होंने, इसको हम लोक देवी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कौन थी? करणी माता, लोक देवी।
इस किले की नींव करणी माता ने लगाई। जोधा के बेटे बीका ने बीकानेर की स्थापना की। अब देखिए याद रखना, जोधा के बेटे बीका, और उन्होंने क्या बसाया? बीकानेर। उन्हीं के नाम पे याद रखना, बीकानेर। किसने बसाया? बीकानेर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मालदेव की। देखिए मालदेव की बात करते हैं हम, तो देखिए अपने पिता गंगा की हत्या करके राजा बन गया। देखिए मालदेव ने क्या किया? देखो इसका शासनकाल बात करते हैं पहले तो 1551 से 1551 से 1562 तक इसका शासनकाल रहा। इसने क्या किया था? अपने पिता गंगा की हत्या कर दी और खुद राजा बन बैठा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मालदेव जब राजा बना तब उसके पास 2 परगने सोजत जोधपुर थे। ठीक है, उसके पास 2 क्या थे? 2 परगने सोजत और जोधपुर थे। बाद में मालदेव ने 52 युद्धों से 58 परगने जीते। याद रखना कितने युद्ध किए थे? 52 युद्ध। कितने परगने जीते? ठीक है, 58। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। देखो पाहेस और साहिबा का युद्ध, देखो साहिबा का युद्ध 1541 में हुआ। इंपॉर्टेंट है, कब हुआ साहिबा का युद्ध? 1500। जैतसी बीकानेर, कहाँ के थे जैतसी राजा? बीकानेर की, और मालदेव के बीच हुआ। किसके से बीच? जैतसी जो बीकानेर के राजा थे और मालदेव के बीच। मालदेव युद्ध जीत गया, जैतसी लड़ता हुआ मारा गया। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? देखिए मालदेव तो उसमें विजयी हुआ और जैतसी इसमें लड़ता हुआ मारा गया। अब क्या होता है? जैतसी का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास दिल्ली चला गया। किसके पास चला गया? शेरशाह सूरी के पास। कहाँ पर? दिल्ली पर। मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया और मेड़ता राजा बीरमदेव शेरशाह सूरी के पास दिल्ली चला गया। अब देखिए मालदेव ने क्या किया? मेड़ता पर अपना अधिकार कर लिया, और जो मेड़ता का राजा था कौन? बीरमदेव, वो शेरशाह सूरी के पास दिल्ली चला गया। समझ रहे हो? ठीक है, इस तरह से ये कहानी होती है। आगे हम बात करें तो देखिए हुमायूं और मालदेव का संबंध। हुमायूं और मालदेव का संबंध क्या था? शेरशाह सूरी से हारने के बाद जब हुमायूं राजस्थान से होकर जा रहा था, कहाँ से जा रहा था? राजस्थान से होकर। किससे हारकर? शेरशाह सूरी से हारकर। ठीक है, तब उसने जोगी तीर्थ नामक स्थान से, किस स्थान से? जोगी तीर्थ, मालदेव के पास सहायता के लिए 3 दूत भेजे। कितने दूत भेजे? 3। किसके पास भेजे? मालदेव के पास। कौन कौन भेजे थे वो दूत? क्या था? अतका खां, मीर सम्मत और रायमल सोनी। कौन कौन थे? अतका खां, बीरमा सम्मत, रायमल सोनी। ठीक है फ्रेंड्स, मालदेव ने सकारात्मक उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया उन्होंने? जो दूत भेजे गए थे उन दूतों को क्या उत्तर दिया? मालदेव ने सकारात्मक उत्तर दिया तथा हुमायूं को बीकानेर देने का वादा कर दिया। क्या देने का वादा किया हुमायूं को? बीकानेर। लेकिन हुमायूं मालदेव पर विश्वास नहीं करता तथा उसने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला खुर के कहने पर सिंध की तरफ चला गया। देखो उसने क्या किया? मालदेव पर विश्वास नहीं किया कि भाई ये तो झूठ बोल रहा होगा, मुझे कुछ नहीं देने वाला। ठीक है, तो उसने जो पुस्तकालय के अध्यक्ष थे कौन? मुल्ला सुर्ख के कहने पर वो कहाँ चला गया? सिंध की तरफ चला गया। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं तो देखिए यदि हुमायूं और मालदेव थोड़ी समझदारी दिखाते तो शेरशाह सूरी के खिलाफ मुगल राजपूत संबंध बना सकते थे। देखिए मालदेव और हुमायूं अगर थोड़ी सी क्या दिखाते? समझदारी दिखाते, ठीक है, तो वो क्या करते? मुगल राजपूत का संबंध बना सकते थे तथा भारत से अफगान सत्ता को समाप्त कर सकते थे। ये सबसे बड़ी कमी रही कि मुगल जो थे उनकी खिलाफ अगर मालदेव और हुमायूं समझदारी से कुछ काम करते तो क्या होता? अफगान से जो सत्ता समाप्त की जा सकती थी। कालांतर में अकबर ने मुगल राजपूत संबंध स्थापित किया। उसके बाद क्या अकबर ने किया? मुगल राजपूत संबंध स्थापित किया। वे इसी समय शुरू हो जाते। ठीक है, अब अगर ये संबंध ना होता, ठीक है, अकबर अगर इस संबंध ना होता तो हुमायूं और मालदेव का संबंध बैठ जाता, जिससे क्या होता? अफगान पर जो भारत से जो अफगानी सत्ता थी वो खत्म हो जाती। ठीक है, अब एक युद्ध की बात करते हैं तो देखिए गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1544। किस किस के बीच? मालदेव के बीच और शेरशाह सूरी के बीच।
ठीक है। इसमें और कौन सहायक थे? कल्याणमल जो कि बीकानेर के राजा थे, बीरमदेव मेड़ता के राजा थे, ठीक है। जलाल खां जलवानी की सहायता से शेरशाह ने युद्ध जीत लिया। किसने युद्ध जीता? शेरशाह ने। किसकी सहायता से? जलाल खां जलवानी की सहायता से। शेरशाह की चालाकी के कारण मालदेव युद्ध से हट गया। चालाकी के कारण क्या हुआ? मालदेव युद्ध से हार गया वो। जैता और कुंपा मालदेव के सेनापति कौन? जैता और कुंपा ने शेरशाह के साथ लड़ाई की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जीतने के बाद कौन जीता था इसमें? शेरशाह सूरी। शेरशाह ने कहा था मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ठीक है। जीतने के बाद ये बात वर्ड उसने कहा। शेरशाह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया तथा किस पर अधिकार कर लिया? जोधपुर पर, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए मालदेव देखिए आगे हम बात कर रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स, सॉरी फॉर टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या हुआ? मालदेव सिवावा कहाँ पर चला गया? सिवासा चला गया, ठीक है। उससे हारने के बाद किससे? ठीक है, उसने क्या किया? फिर मालदेव कहाँ पर चला गया? सिवासा। सिवावा को मारवाड़ के राठौरों की शरण स्थली कहा जाता है। सिवाना को मारवाड़ के राठौरों की क्या कहा जाता है? शरण स्थली। यहाँ पर राठौर ने क्या ली थी? शरण ली थी। थोड़े दिनों के बाद मालदेव ने जोधपुर पर वापस अधिकार कर लिया, ठीक है। जोधपुर पर क्या कर लिया? मालदेव ने फिर से अधिकार कर लिया, ठीक है। आगे समझें तो देखिए शेरशाह के साथ संबंधों में मालदेव कूटनीति की गलतियां करता है। उसने कल्याणमल और बीरमदेव को शेरशाह के पास वापस जाने का अवसर दिया, अन्यथा वह शेरशाह के खिलाफ राठौर के गठबंधन बना सकता था। यदि वह शेरशाह की चालाकी में नहीं आता तो गिरी सुमेल का युद्ध जीत जाता, ठीक है। अगर किसकी चालाकी में नहीं आता? शेरशाह की चालाकी में नहीं आता, ठीक है। आगे बात करते हैं उमादे की। देखिए उमादे की बात करते हैं। जैसलमेर के राजा लूणकर्ण भाटी की बेटी थी। उमादे कौन थी? लूणकर्ण भाटी की बेटी। जैसलमेर के कौन थे? वो राजा थे। मालदेव की क्या थी? रानी। मालदेव ने किससे शादी की थी? उमादे से। भारमली नामक दासी के कारण मालदेव से नाराज हो गई थी, इसलिए उसे रूठी रानी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आ भी चुका है कई बार एग्जाम में कि रूठी रानी के नाम से कौन जानी जाती हैं? मालदेव की पत्नी, मालदेव की रानी उमादे, ठीक है। देखो जला क्या आता है? एक वर्ड आता है जला। बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? जला कहलाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं मालदेव के दरबारी विद्वान कौन कौन थे। देखो ईश्वर दास थे, उन्होंने बुक लिखी हाला झालारी, कुंडली और देवीयाण और हरिरस, ठीक है। आगे बात करें तो देखिए दूसरे कौन थे? आसानंद जी, उमादे भाटियाणी का कवित, इन्होंने क्या लिखा था? उमादे भाटियाणी का कवित और बाधा भारमली, ठीक है। और इन्होंने पाहेवा युद्ध में भाग लिया था। आसानंद ने क्या किया? और दूसरी क्या लिखा है इन्होंने? बाधा भारमली रा दुहा लिखा था, ठीक है। और पाहेवा युद्ध में भाग लिया था। किसने? आसानंद। ये कौन थे? मालदेव के विद्वान, ध्यान रखना। मालदेव ने जोधपुर में 4 दीवारी का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? 4 दीवारी का। मेड़ता, रिया, सोजत, पोकरण, इनमें क्या करवाया? किले बनवाए। कहां पर? मेड़ता में, रिया में। मेड़ता रिया कहां पे? नागौर में। सोजत और पोकरण में, ठीक है। उपलब्धियां क्या क्या प्राप्त की फ्रेंड्स? देखिए उपलब्धियां क्या क्या रही। हिंदू बादशाह थे वो, हिंदू बादशाह के नाम से जाने गए। और हसमत वाला राजा,
या इसको कह सकते वैभवशाली राजा। मालदेव ने अपने बड़े बड़े बेटों राम और उदय सिंह को राजा नहीं बनाया, बल्कि छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बनाया। इसलिए राम और उदय अकबर के पास चले गए। किसके पास चले गए राम और उदय? अकबर के पास। छोटा बेटा चंद्रसेन क्या बन गया? राजा। ठीक है, और चंद्रसेन किसका बेटा था? मालदेव का। अब बात करेंगे चंद्रसेन के बारे में। तो देखिए, चंद्रसेन, अकबर ने राम की सहायता के लिए जोधपुर पर आक्रमण किया तो चंद्रसेन बादाजून यानी जालौर चला गया। देखिए, अब मतलब राम कौन था? चंद्रसेन का भाई था। अकबर की सहायता से इसने अपने भाई पे ही आक्रमण कर दिया, छोटे पर, और वो कहाँ पर चला गया? भाग करके बादाजून जालौर चला गया। चंद्रसेन ने अकबर के नागौर दरबार 1570 में भाग लिया, लेकिन वह अकबर को अपने भाई उदय के पास पक्ष में देखकर अकबर से बिना मिले ही चला गया। ये क्या हुआ? देखो, भाई कभी दुश्मन नहीं हो सकता, तो उसने क्या किया? चंद्रसेन ने अकबर के नागौर दरबार में भाग लिया, ठीक है, लेकिन वहां अकबर को अपने भाई उदय के पास पक्ष में देखकर अकबर के बिना मिले ही, देखिए क्या हुआ कि चंद्रसेन के साथ कौन था? सॉरी, अकबर और उदय सिंह दोनों सभा में मौजूद थे। चंद्रसेन वहां पर आता है, लेकिन अकबर से बिना मिले ही चला जाता है। क्यों? उसने क्या देख लिया था कि उसका भाई उदय सिंह अकबर के साथ है। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर के बादाजून पर आक्रमण किया तो चंद्रसेन सिवाना चला गया, और अकबर ने बादाजून पर भी आक्रमण कर दिया तो कहां पर चला गया? सिवाना चला गया। चंद्रसेन ने आजीवन संघर्ष किया। छोटे बेटे ने क्या किया? मालदेव के छोटे बेटे ने, चंद्रसेन ने आजीवन संघर्ष किया, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, बात करते हैं 1581 में सारण की पहाड़ियों में सिंचाई यानी पाली नामक स्थान पर चंद्रसेन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। भाई साहब क्या हो गया? मर गए वो। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए चंद्रसेन के बारे में कुछ और तथ्य की बात कर लेते हैं। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को 1572 से 1574 तक जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। कब से कब तक? 1574 से 72 से 74 तक। उपलब्धि क्या मिली उसको? मारवाड़ का प्रताप कहा गया, प्रताप का अग्रामी कहा गया, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा गया। ठीक है, अच्छा, चंद्रसेन और प्रताप में क्या समानता रही? महाराणा प्रताप में क्या समानता रही? दोनों ने क्या किया? पहले की बात तो दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों ने छापामार युद्ध प्रणाली से संघर्ष किया। दोनों ने अपने भाइयों के विरोध का सामना किया। भाइयों के जैसे प्रताप को जगमाल तथा चंद्रसेन को राम और उदय सिंह का सामना करना पड़ा। दोनों के अधिकांश राज्य पर अकबर ने कब्जा कर लिया था। ये भी इसकी समानता, केवल थोड़ी सी भूमि बल पर उन्होंने अकबर से संघर्ष किया। आगे कुछ और समानता की बात करते हैं। देखो, दोनों ने अपने राज्य के बाहर शरण ली थी। जैसे महाराणा प्रताप बाहर रहे थे अपने राज्य से, ऐसे ही चंद्रसेन रहा था। प्रताप को 56 के मैदान में बांसवाड़, जो कि कहां पर है? 56 का मैदान बांसवाड़ा में। चंद्रसेन को डूंगरपुर के राज महारावल आस्करण के पास शरण ली थी इन्होंने। ठीक है, अब इनमें क्या असमानताएं नहीं? अब देखो, जो समानताएं तो कुछ असमानताएं भी होंगी। असमानता के लिए पहली असमानता, प्रताप का मुगल विरोध उसके राज तिलक के साथ शुरू हो गया था, जबकि चंद्रसेन का मुगल विरोध नागौर दरबार के बाद शुरू हुआ। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात करें, प्रताप का मुगल विरोध उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे अमर सिंह ने जारी रखा। प्रताप का मुगल विरोध प्रताप की मर जाने के बाद उनके बेटे अमर सिंह ने विरोध क्या रखा? जारी रखा। जबकि चंद्रसेन मुगल विरोध उसकी मृत्यु के बाद ही समाप्त हो गया। चंद्रसेन जी मर गए और विरोध समाप्त हो गया। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो प्रताप ने हल्दी घाटी और दिवेर में अकबर से आमने सामने की लड़ाई लड़ी, जबकि चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाया। आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई। ठीक है, प्रताप ने मेवाड़ पर राष्ट्रीयवाद की भावना का संचार किया, जबकि चंद्रसेन ने मारवाड़ पर ऐसा नहीं किया। ठीक है, क्या हुआ? देखिए, प्रताप ने मारवाड़ के राष्ट्रवाद की भावना संचार किया, लेकिन चंद्रसेन ने राष्ट्रवाद की कोई भावना संचार नहीं किया। और प्रताप ने चावड़ में स्थायी केंद्र स्थापित किया, जबकि चंद्रसेन ने ऐसा कोई केंद्र नहीं बनाया। ठीक है, आगे कुछ एक पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इन असमानताओं के बावजूद चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप है,
मारवाड़ का क्या कहा जाता है चंद्रसेन को? प्रताप कहा जाता है, क्योंकि चंद्रसेन ने भौगोलिक परिस्थितियां प्रताप की तुलना में प्रतिकूल थीं। जैसी भौगोलिक परिस्थिति में महाराणा प्रताप ने युद्ध किया था वैसे ही चंद्रसेन ने युद्ध किया। ठीक है। प्रताप को भामाशाह व ताराचंद जैसे दानवीर साथी मिल गए, जबकि चंद्रसेन को शुरू से अंत तक जन धन की कमी रही। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, और मैं इसका सेकंड पार्ट कल ही लेके आऊंगा। गुड इवनिंग, गुड बाय फ्रेंड्स।